नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। डेली की तरह हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे, जिससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरी रहे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। देखिए यहाँ 4 लाइन सुंदर सी दी गई है। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती हैं, कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। मतलब अगर आपके लक्ष्य के रास्ते में अगर असफलताएं आती हैं तो वहां आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। यकीन मानिए, अगर आप इनसे आगे हुए तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपने अपने मन में ही हार को स्वीकार कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। इसी क्रम में आप निरंतर प्रयास करते रहिए, यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज। देखिए पहला ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो विकल्प हमारे दिए गए, पहला उत्तराखंड, दूसरा तेलंगाना, तीसरा मेघालय, चौथा अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें यहां तो पहला विकल्प नंबर ए जो है, उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है। और कौन सा? ये 22वां स्थापना दिवस है। अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से 13 जिले को अलग करके उत्तराखंड राज्य के रूप में गठित किया गया था। साथ ही साथ इसी 2000 में ही 3 नए राज्यों का गठन हुआ था। यहां पर आपको याद रखना है 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। और अगर बात करें 9 नवंबर की तो उत्तराखंड की, और 15 नवंबर को दोस्तों 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड इन 3 राज्यों का गठन सन 2000 में किया गया था। अब अगर हम बात करें उत्तराखंड से तो आपको जरूर याद रखना है उत्तराखंड की राजधानी क्या है। तो उत्तराखंड की विंटरकालीन राजधानी जो है देहरादून है, और ग्रीष्मकालीन की या समरकालीन की बात करें तो गैरसैंण है। साथ ही साथ यहां से आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड से कि उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो फूलों की घाटी के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। लिपु लेख माना और नीति, लिपुलेख माना और नीति दर्रा का संबंध कई बार ये पूछा गया है। माना, नीति, लिपुलेख, दर्रा का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये उत्तराखंड। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य से है। अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, आपको ध्यान रखना है। और पुष्कर सिंह धामी जो है मित्रों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गुरमीत सिंह जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। यहां से एक प्रश्न और भी याद रखना है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में ऋतु खांडेरी को नियुक्त किया गया है। ये पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं, आपको ध्यान रखना है। अब यहां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी हैं, अगर हम उनको देख लें तो आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसे देखिए यहां दिया गया है भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित कौन कौन प्रदेशों का? जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का गठन किया गया था, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ याद रखना है 26 जनवरी 2020 को अंडमान निकोबार और दमन दीव को एक करके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 28 राज्य हैं
और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। यहां से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अगर बात करें गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है तो गोमुख ताल जो कि उत्तराखंड से संबंधित है, यहां से गंगा नदी का उद्गम है। अगर बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1953 ईस्वी में हुआ था और इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन? फजल अली, साथ ही साथ आपको याद रखना है हृदय नाथ कुंजरू, साथ ही साथ आपको याद रखना है के.एम. पणयक्कर जो जी थे। ये 3 लोगों के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में किया गया था और 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और 1956 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना था तो आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला प्रदेश था। अगर हम बात करें लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसको कहां स्थापित किया गया है तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहां स्थापित किया गया है तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अगर बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन था तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और इसे बाद में इसका नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट किया गया और वर्तमान में इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहां पर स्थापित किया गया है तो आईआईटी आपको याद रखना है, आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर का स्थापना किया गया। अगर यही पूछा जाए कि हाल ही में सुपर कंप्यूटर कामरूप को कहां स्थापित किया गया है तो आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया है, जो कि असम राज्य से संबंधित है। विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो कि यूएसए से है, यह विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली जो संस्थान है सीडैक है, जिसका मुख्यालय पुणे में है, आपको याद रखना है। और भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विजय भटकर को जाना जाता है, आपको याद रखना है। यहां आप देखिए एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है, नई शिक्षा नीति प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला राज्य कौन सा है तो ये उत्तराखंड है। और अगर यही उच्च स्तर की बात की जाए तो ये कौन लागू करने वाला है तो ये लागू करने वाला पहले गोवा होगा, आपको ध्यान रखना है। यहां देखिए समान नागरिक संहिता भारत के एकमात्र राज्य किस राज्य में लागू है तो गोवा में लागू है। साथ ही साथ अब दूसरे राज्य के रूप में उत्तराखंड ने एक आयोग का गठन किया है, उसका नाम आपको याद रखना है रंजना देसाई आयोग के आधार पर समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दूसरे राज्य के रूप में किसने तैयारी की है तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा तैयारी किया गया है। ये सारे प्रश्न आपकी सफलता के लिए मददगार साबित होंगे, आप निश्चित रूप से इनको याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, हाल ही में किस मंत्रालय ने मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार कराया है। अब यहां मदर टंग की बात हो रही है तो राष्ट्रभाषा का सर्वे कराया गया है, तो यहां पूछा जा रहा है किस मंत्रालय की पहले, तो देखिए पहला दिया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा कृषि मंत्रालय, चौथा शिक्षा मंत्रालय। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा गृह मंत्रालय के द्वारा 576 मदर टंग भाषा का सर्वे कराया गया है। और आपको इसको जरूर याद रखना है, आने वाली परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में दिखाई देगा कि मदर टंग का सर्वे किस संस्थान के द्वारा कराया गया है तो यह गृह मंत्रालय के द्वारा कराया गया है, क्योंकि विकल्प में शिक्षा मंत्रालय जरूर दिया रहेगा, जहां से आपका कंफ्यूजन होने की संभावना प्रबल होगी। अगर हम बात करें महिला और बाल विकास मंत्रालय, साथ ही साथ आपको याद रखना है एवं
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसके पास है? तो आपको याद रखना है स्मृति ईरानी। कौन है मित्रों? स्मृति ईरानी जो है ये कौन है? ये महिला और बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री के साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास है। अगर हम बात करें यहां गृह मंत्रालय के बारे में तो अमित शाह जी जो हैं ये केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय के प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। अगर कृषि मंत्री की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं ये भारत के कृषि मंत्री हैं और कृषि मंत्रालय की एक पहल है, एक ऐप है जागृति ऐप किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगर बात करें शिक्षा मंत्रालय की तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं ये शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। अब बात हो रही थी मदर टंग सर्वे के रूप में, तो आपको याद रखना है भारत में 576 जो मदर टंग भाषाएं हैं इनका सर्वेक्षण कराया गया और किसके द्वारा कराया गया? तो गृह मंत्रालय के द्वारा कराया गया। अब भाषाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको अगर हम देखें, जैसे अगर हम बात करें कि भाषा किस भाग में वर्णित है तो भाषा भाग 17, कौन सी? भाग 17 में वर्णित है। अगर हम बात करें कि भाषा किस अनुसूची में वर्णित है तो अनुसूची 8, कौन सी? अनुसूची 8 है। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? तो 22 भाषाएं वर्णित हैं। यही देखिए आपको दिया गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको याद रखना है 8 अनुसूचियां थी। आपको ध्यान रखना है 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। साथ ही साथ दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है 10वां है ये 52वां संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार के रूप में जोड़ा गया था, भूमि सुधार के रूप में, भाग अनुसूची 9 के रूप में। और आपको ध्यान रखना है 10वीं अनुसूची जो है ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून के रूप में जोड़ा गया था। और अगर हम बात करें 11वां की तो 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अगर अनुसूची की बात की जाए तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगर हम बात करें कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित थी तो आपको जरूर याद रखना है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं वर्णित थी और 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर हम बात करें अगला 71वां संविधान संशोधन 1992 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली भाषा कोंकणी भाषा साथ ही साथ मणिपुरी भाषा, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। जबकि 92वां संविधान संशोधन जो है 2003 में यहां पर आपको ध्यान रखना है बोडो भाषा डोगरी भाषा डोगरी साथ ही साथ मैथिली भाषा और संथाली भाषा, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। अगर बात की जाए कि भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं के रूप में है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात की जाए विश्व हिंदी दिवस की मित्रों, विश्व हिंदी दिवस तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? नागपुर में आयोजित हुआ था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अब की बार कहां आयोजित किया जाएगा विश्व हिंदी सम्मेलन? तो फिजी में आयोजित किया जाएगा और फिजी की राजधानी सुवा है। अगर बात करें यही राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन, यहां जैसे बात हो रही थी तो विश्व हिंदी सम्मेलन पहला नागपुर में हुआ था और अब की बार कहां पर आयोजित किया जाएगा? फिजी में, जिसकी राजधानी सुवा है। अगर पूछा जाए हिंदी संग्रहालय, विश्व हिंदी संग्रहालय
की स्थापना कहां की गई है? तो मॉरिशस में विश्व हिंदी संग्रहालय की स्थापना की गई है। यही अनुच्छेद याद करना है कि हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा का वर्णन है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सी 2 भाषाएं हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है? तो आपको जरूर याद रखना है राजस्थानी भाषा है, साथ ही साथ अंग्रेजी ये 2 भाषाएं हैं जिनका वर्णन राज्य व्यवस्था में नहीं है, और साहित्य अकादमी पुरस्कारों में ये 2 भाषाएं शामिल हैं। इसी कारण 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत में कौन कौन से देश शामिल हैं? मतलब पूछा जा रहा है माइग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट एक पहल है, इसमें शुरुआत जब किया गया तो इसमें कौन कौन देश शामिल हुए? तो देखिए, पहला दिया गया भारत जापान, दूसरा स्पेन ऑस्ट्रेलिया, तीसरा श्रीलंका, चौथा सभी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा, सभी। अब अगर हम बात कर लें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो हम लोगों ने कई बार मित्रों बात कर रखा है कि COP27 का आयोजन कहां किया जा रहा है? मिस्र में किया जा रहा है। मिस्र की राजधानी क्या है दोस्तों? मिस्र की राजधानी काहिरा है। और नील नदी का वरदान के रूप में किसे जाना जाता है? तो मिस्र देश को नील नदी का वरदान के रूप में जाना जाता है। इसी COP27 इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसी में मैग्रो क्लाइमेट पहल प्रारंभ किया गया। और इसमें शामिल शुरुआती दौर में शामिल होने वाले देश ये 5 देश हैं। कौन कौन सा देश है? भारत है, साथ ही साथ जापान है, साथ ही साथ आपको याद रखना है स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है, और आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका श्रीलंका जो है। ये 5 देशों ने पहली शुरुआती सदस्यता ग्रहण की है। अब यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न मैग्रो से बने हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हाल ही में 2021 में वन रिपोर्ट जारी हुआ था। तो आपको जरूर याद रखना है, वन रिपोर्ट से महत्वपूर्ण पक्ष पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत में वन स्थिति की संरचना क्या है, तो आप ध्यान रखें कि टोटल वन और वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? तो 24.62% जो है ये भारत में वन और वृक्षावरण का है। अगर यही बात की जाए मैग्रो की दोस्तों, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर जो मैग्रो हैं वो भारत में वृद्धि हुआ है। इसको भी आपको याद रखना है। आइए कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को और देखें जो कि हमारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए मित्रों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 का आयोजन कहां किया गया था? तो ये बर्लिन में। कहां किया गया था? बर्लिन में किया गया था। और बर्लिन राजधानी किसकी है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और ये एल्ब नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात कर लें COP26 का आयोजन कहां किया गया था? तो ये ग्लासगो में किया गया था। और ये स्कॉटलैंड का शहर है। और स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। क्या है मित्रों? एडिनबर्ग है। दुनिया की सबसे अच्छी रहने योग्य जो स्थल है या स्थान है रहने योग्य टाइम्स के द्वारा, तो ये एडिनबर्ग है जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का आयोजन यही किया गया था। और इसी के आधार पर भारत के द्वारा कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य 2070 रखा गया। क्या रखा गया है? 2070 रखा गया है।
अगर हम बात करें COP27 की तो आपको ध्यान रखना है ये मिस्र के शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें COP21 की तो इसका आयोजन पेरिस में किया गया था। कहां किया गया था? पेरिस में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पूछा गया है विश्व में सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र कहां है? तो पश्चिम बंगाल जो कि जाना जाता है सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे गुजरात है। और अगर हम बात करें तीसरे स्थान पर तो अंडमान निकोबार जो है ये तीसरे स्थान पे है मैंग्रोव स्थलों के क्रम में। अगर बात करें वन स्थिति रिपोर्ट की, मैंग्रोव की वृद्धि कितनी हुई है? तो अभी हम लोगों ने बात किया 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र कहां है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है जिसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। दूसरे स्थान पे गुजरात है और तीसरे स्थान पे अंडमान निकोबार है। यहां देखिए पूछा जाता है हैलोफाइट किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो लवणीय जल में उगने वाले पौधे जो होते हैं ये हैलोफाइट होते हैं। हाइड्रोफाइट जो जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट मरुस्थली जमीनों पर या मरुस्थलों में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या की दोस्तों तो आपको याद रखना है टोटल आर्द्र भूमियां कितनी हैं? 75 हैं। और सर्वाधिक आर्द्र भूमियां किस राज्य में है? तो आपको ध्यान रखना है 14 आर्द्र भूमियां जो हैं ये तमिलनाडु राज्य में है। कहां है? तमिलनाडु राज्य में है। और दूसरे स्थान पे 10 आर्द्र भूमियां जो हैं ये उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है। और यहां से याद रखना है रामसर कन्वेंशन या रामसर समझौता का संबंध किससे है? तो रामसर समझौता जो है ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। और 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में एक समझौता होता है, इसी को रामसर समझौता या रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जो कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। और आपको ध्यान रखना है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड रामसर स्थल या आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यकीन मानिए ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में छपने वाले हैं, आने वाले हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहे ऑक्सफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बने हैं? अब यहां देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण है यहां, क्योंकि ये पहला है तो पहले वाले जो पुरस्कार या सम्मान या पहला व्यक्ति या भारत में पहला या विश्व में पहला है तो परीक्षाओं की दृष्टिकोण से वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए हमारा पहला दिया गया विकल्प डॉक्टर सुभाष बाबू, दूसरा दिया गया एंजेला मार्केल, तीसरा दिया गया साहेन करुणा तिलका, चौथा दिया गया है रिजवाना हसन। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ये सही होगा। आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सुभाष बाबू जो है ये डैशफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले भारत के पहले भारतीय वैज्ञानिक होंगे। अगर हम बात कर लें अन्य विकल्पों के रूप में मित्रों तो आपको जरूर याद रखना है यूनेस्को शांति पुरस्कार और नानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं। वर्तमान में कौन है? तो ओलाफ सोल्ज है। अगर बात करें साहेन करुण तलिका की तो आपको याद रखना है बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है बांग्लादेश के साहेन करुण तिलका जो हैं इनको सम्मानित किया गया है 2022 के बुकर पुरस्कार से। अगर बात करें रिजवाना हसन की तो आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय महिला पुरस्कार के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो रिजवाना हसन को सम्मानित किया गया था। ये सारी जानकारियां आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हाल ही में नोबेल पुरस्कारों की भी घोषणा हुई है और उनसे लगातार प्रश्न बनते हैं। तो एक क्विक रिवीजन के रूप में हम देख लें कि कौन कौन से क्षेत्र में किन किन को नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आइए एक सूची के माध्यम से इसका अवलोकन करें। देखिए यहां पहला दिया गया है कि मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो स्वांते पाओ को दिया
गया है ये कहां के हैं, ये स्वीडन, कहां के हैं, स्वीडन के हैं। और स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। अगर हम बात करें तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में याद रखना है कि 5 नोबेल पुरस्कार जो हैं ये स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। लेकिन एक नोबेल पुरस्कार जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार से नाम से जाना जाता है, इसे स्टॉकहोम से ना देकर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई, तो अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन का स्थापना 1900 में किया गया और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने प्रारंभ किए। पहले शुरुआती दौर में इन 5 क्षेत्रों में, मेडिसिन के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन, शांति और साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते थे। लेकिन 1969 ईस्वी में पहली बार अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई और तब से इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर हम बात कर लें मेडिसिन के क्षेत्र में, तो स्वांते पाओ को दिया गया है, ये स्वीडन के हैं और इन्होंने पैलियोजीनोम पे कार्य किया है, जिसके कारण 2022 का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अगर हम बात करें भौतिक की, तो एलन आस्पेट हैं, साथ ही साथ दूसरे जो वैज्ञानिक हैं जॉन एफ क्लोजर हैं और एंटोन जिंगलर हैं। इनको क्विक जो आपका क्वांटम फिजिक्स है, इसके कार्य के लिए इनको यह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भौतिक विज्ञान के। अगर बात करें रसायन की, तो कैरोलिन बैट्रोजी हैं, मार्टिन मेंटल हैं और बेरी शार्पलेस हैं। इनको रसायन के क्षेत्र में क्लिक रसायन के क्षेत्र में कार्य के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें शांति की, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी पूछा जाता है तो शांति और साहित्य का ही इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, तो आपको याद रखना है शांति का नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति, ये एलिस विलियम्स हैं। ये किस देश से हैं, बेलारूस के हैं। कहां से हैं, बेलारूस के हैं। आपको याद रखना है इनको एक व्यक्ति के रूप में दिया गया है। जबकि मेमोरियल की बात करें मित्रों, तो मेमोरियल रूस की मानवाधिकार के संबंधों में कार्य करने वाली संस्था है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी की बात करें तो यह यूक्रेन की मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है। अगर बात की जाए कि शांति का नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति को और 2 संस्थाओं को दिया गया, एक संस्था मेमोरियल जो है जो कि रूस की है और मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करती है, दूसरी संस्था जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेन की है, यह भी मानवाधिकार के अधिकारों के लिए कार्य करती है। अगर हम बात करें साहित्य की, तो एनी एनेक्स को दिया गया है। ये कहां से हैं, ये फ्रेंच या फ्रांस की जो है ये लेखिका हैं। इनको 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें अर्थशास्त्र की, तो बेन बेनार्क हैं, डगलस डायमंड हैं और फिलिप डिलिग हैं। ये यूएसए के अर्थशास्त्री हैं। इनको 2022 के नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यकीन है आपको ये सारी जानकारियां पसंद आ रही होंगी। यकीन मानिए मित्रों, ये सारी जानकारियां जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे, अगर रिकॉल रखते हैं, याद रखते हैं, तो आपके प्रश्न 100% 100% सही होंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देख लें। हाल ही भारत के किस राज्य में संघाई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? अब यहां देखिए, पहला दिया गया असम, दूसरा मणिपुर, तीसरा सिक्किम, चौथा उड़ीसा। यहां हमारा सही विकल्प जो होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मणिपुर की राजधानी क्या है। अगर हम बात करें यहां मणिपुर की, तो आपको ध्यान रखना है मणिपुर, साथ ही साथ त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। इन 3 राज्यों का गठन 21 जनवरी 1972 ईस्वी में किया गया था। अगर हम बात करें आपके शुरुआती दौर से, तो आपको जरूर याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ आपको याद रखना है नागालैंड, साथ ही साथ मणिपुर और मिजोरम, आपको याद रखना है त्रिपुरा और मेघालय और आपको याद रखना है असम। आपको ध्यान रखना है ये अरुणाचल प्रदेश 1 हो गया, नागालैंड 2 हो गया, मणिपुर 3 हो गया, मिजोरम 4 हो गया और आपका त्रिपुरा 5 हो गया, मेघालय 6 हो गया, असम 7 हो गया। इन 7 राज्यों को पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। कौन? 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है।
अब से हाल ही में एक योजना चर्चा में रही है कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना चर्चा में है, तो आपको जरूर इसको अंडरलाइन याद करके याद रखना है, डिवाइन योजना। डिवाइन योजना का संबंध किसके विकास से है, तो पूर्वोत्तर राज्यों के विकास से संबंधित है डिवाइन योजना। अगर हम बात करें यहां प्रश्न के माध्यम से, तो आपको ध्यान रखना है कि संघाई महोत्सव जो है इसका आयोजन कहां किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जाएगा मणिपुर में, और मणिपुर की राजधानी क्या है, इंफाल। क्या है मित्रों, इंफाल जो है ये मणिपुर की राजधानी है। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है आपसे मणिपुर में कि मणिपुर में कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो आपको जरूर याद रखना है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो केबुलाम जाओ नेशनल पार्क, केबुलाम जाओ नेशनल पार्क है, और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। किस झील में स्थित है, तो लोकटक झील में। कौन सा, लोकटक झील में स्थित है, और यह झील मीठे पानी की झील है, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि इसी केवो लामजाओ नेशनल पार्क में एक फूमड़ नामक घास पाया जाता है। कौन सा घास, फूमड़ नामक घास पाया जाता है, और यहां पर एक हिरन पाया जाता है जिसे संघाई मृग या संघाई हिरन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसे डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि डांसिंग डियर कहां पाया जाता है या किस राज्य से संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे मणिपुर के केओ लामजाओ नेशनल पार्क में डांसिंग हियर, जिसे संघाई हिरन के नाम से जाना जाता है, पाया जाता है। और संघाई जो हिरन है यही मणिपुर का राष्ट्रीय पशु भी है, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला जानकारी कुछ देखें। देखिए मणिपुर का गठन कब हुआ था, अभी प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि 1972 में 3 राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 3 राज्यों का गठन किया गया था। अगर बात करें मणिपुर किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि ऊपर में मणिपुर जो है ये नागालैंड से सीमा साझा करता है, और नीचे में मिजोरम से सीमा साझा करता है, आगे म्यांमार देश से सीमा साझा करता है, और इधर जो है ये असम राज्य से सीमा साझा करता है। आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें 3 राज्य हैं और एक जो एक आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार के रूप में सीमा साझा करता है यह मणिपुर। अगर बात करें जीआई टैग की, तो आपको याद रखना है चक हाओ चावल को जीआई टैग दिया गया है। इसी को काला चावल, कौन सा चावल, काला चावल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है काला चावल या चकहाओ चावल का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो मणिपुर को। अगर हम बात करें मणिपुर का नृत्य, तो थांगटा नृत्य जो है ये मणिपुर में थांगटा नृत्य। अगर बात करें लोकटक झील की, तो ये कहां स्थित है, मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो केबुलाम जाओ है, और ये किस झील में स्थित है, तो लोकटक झील में स्थित है, जो कि मीठे पानी की झील है। सिरई लिली महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो सिरई लिली महोत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। अब यहीं पे आपको याद रखना है ओणम त्योहार कहां मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रज पर्व या रजा पर्वा कहां पर मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए लोसांग महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो सिक्किम राज्य में। कहां मित्रों, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। जबकि लोसर और स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो यह लेह लद्दाख, कहां मनाया जाता है, लेह लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। ये सारी जानकारियां कहीं ना कहीं कला संस्कृति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और कई बार ये परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं। इसी नाते ये प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर याद रखें।